Hello dear CA Foundation students. Now today we are going to do chapter 2 के MCQs Economics CA Foundation Economics का आपका जो चैप्टर नंबर 2 है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, हमको आज उसके MCQ स्टार्ट करने हैं. आई होप आप लोगों ने थ्योरी कर ली होगी इसकी ऑलरेडी, राइट? थ्योरी तो करनी ज़रूरी है, मेरे हैंड रिटन बुक्स करना ज़रूरी है, आपने ये वाली मेरी बुक पढ़ना ज़रूरी है. अगर आपने ये सब कर लिया है तो आपको MCQs बहुत सिंपल जाएंगे. लेट्स सी हाउ. यार आज मैं प्रॉपर सेटअप में नहीं बैठी हूँ, फिलहाल बस एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, डोंट माइंड. पॉसिबल नहीं था, बस आपको लेक्चर देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, ये रिकॉर्ड करना, दैट इज़ वाई, राइट? चैप्टर नंबर 2 के आप लोग क्वेश्चन बैंक पे आएंगे. सबसे पहला क्वेश्चन है, एक एक करके हम सारे क्वेश्चन देखेंगे. कुछ तो बहुत ही सिंपल है, मतलब यार बहुत सिंपल है. सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, डिमांड इन इकोनॉमिक सेंस मींस. इनिशियल्स वाले बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं है. डिमांड इन इकोनॉमिक सेंस मींस, इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब क्या होता है? मियर डिजायर फॉर अ कमोडिटी, मियर एबिलिटी, मियर विलिंगनेस टू पे. डिजायर, मियर का मतलब होता है सिर्फ. सिर्फ मियर का मतलब क्या होता है बेटा? सिर्फ. तो सिर्फ डिजायर होना चाहिए कि सिर्फ मन में इच्छा है कि हमको तो वो चाहिए तो उसके लिए मेहनत करो. मियर डिजायर से काम होगा क्या? नहीं. मियर एबिलिटी, एबिलिटी मतलब पोजीशन है क्या, उतना पैसा है क्या, राइट? तो सिर्फ पैसा होने से नहीं, नियत भी होनी चाहिए ना. याद है क्या आप लोगों को मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, आप मेन बुक पे आएंगे, ये अक्षय कुमार वाला, जहाँ पे उसके पास नोट होती है 1000 की, उसको खर्चा ही नहीं करना होता है तो लड़की से करता. पैसे थे, नियत थी क्या खर्चा करने की? नहीं. याद है आप लोगों को ये? मैंने ये एग्जाम्पल से आपको फॉर श्योर याद आ गया होगा. ये मियर विलिंगनेस टू पे, सिर्फ विलिंगनेस से कुछ होगा क्या? नहीं. अगर इकोनॉमिक्स में डिमांड है तो उसकी 3 चीजें होनी चाहिए थे, मैंने आपको बताया था. क्या क्या होना चाहिए था? डिजायर होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए, विलिंगनेस भी होना चाहिए. दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज डी. द करेक्ट आंसर इज डी, राइट? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे सब लोग. इन इकोनॉमिक्स डिमांड रेफर्स टू, इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड एट अ पर्टिकुलर टाइम, क्वांटिटी डिमांडेड बैक्ड बाय द एबिलिटी टू पे, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ऑल गुड्स, क्वांटिटी ये होना चाहिए, क्वांटिटी डिमांडेड एट अ पर्टिकुलर प्राइस इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम. याद है मैं आपको बताया था डिमांड के 2 चीजें होती है, एक तो हाउ इज डिमांड एक्सप्रेस्ड एंड हाउ इज डिमांड क्रिएटेड. तो डिमांड इज एक्सप्रेस्ड बाय द मीन्स ऑफ टाइम, प्राइस, याद आ रहा है आपको, और क्वांटिटी. तो ये तीनों चीजें ना, क्वांटिटी डिमांडेड एट अ पर्टिकुलर प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड डेमोन्स्ट्रेट्स दैट, डिमांड क्या डेमोन्स्ट्रेट्स मतलब क्या बताता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड डेमोन्स्ट्रेट दैट डिमांड इज ऑलवेज विथ रेफरेंस टू प्राइस. हाँ, अगर आप डिमांड कर रहे हो तो बेटा प्राइस रेफरेंस में होना ही चाहिए. डिमांड इज रेफर्ड टू इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिमांड है क्या? हाँ. बायर्स एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे है क्या? वो भी रहना चाहिए. तो हमारे को लगता है कि इसका भी ऑप्शन करेक्ट आएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 4. डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, स्टॉक कॉन्सेप्ट, वेल्थ कॉन्सेप्ट या ऑल ऑफ द अबव? बेटा डिमांड होता है फ्लो कॉन्सेप्ट, दैट इज क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ टाइम. जो अपन ऑलरेडी देख चुके थे ना, डिमांड एक्सप्रेस कैसे किया जाता है. डिमांड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, टाइम एंड प्राइस. तो उसको क्या बोला जाता है? फ्लो कॉन्सेप्ट. क्या बोला जाता है? फ्लो कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. डिमांड कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्स. देखो बेटा आप ये लेक्चर तभी कर सकते हो जब आपने इसका मेन लेक्चर किया हुआ है. इसका मतलब क्या? मेन लेक्चर किया हुआ है मतलब मैं मेरी ही लेक्चर की बात, आपने चैप्टर नंबर 2 की स्टडी की हुई है. अगर आपने चैप्टर नंबर 2 की स्टडी की हुई है तो आपको MCQ सिंपल जाएंगे. अगर आपने कोई चैप्टर नंबर 2 की पढ़ाई नहीं करा, अगर डायरेक्टली MCQ पे आ रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होएगा. मैं बस एक अलर्ट दे रही हूँ आप लोगों को. डिमांड कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्स द डैश बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड. ठीक है, डिमांड क्या एक्सप्रेस करता है? डिमांड कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्स द प्रोड्यूसर का बिहेवियर है क्या, सेलर का बिहेवियर है या कंज्यूमर का बिहेवियर है? डिमांड कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्स द कंज्यूमर्स बिहेवियर, कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन प्राइस. यानी कि अगर आप प्राइस बढ़ाते हो या प्राइस कम करते हो तो कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा. वही तो आपकी इलास्टिसिटी थी, याद है ना? कौन कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, कौन कितना जिद्दी है, याद है? क्वेश्चन नंबर 6.
इंडिविजुअल डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इंडिविजुअल डिमांड को क्या बोला जाता है? इंडस्ट्रियल डिमांड, मार्केट डिमांड, हाउस होल्ड डिमांड या ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर आएगा बेटा? इंडिविजुअल डिमांड इंडस्ट्रियल डिमांड हो ही नहीं सकता है, मार्केट डिमांड भी नहीं हो सकता है, इंडिविजुअल डिमांड ही हाउस होल्ड डिमांड होता है ना, हम ये देख चुके हैं। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड डिमांड, एक इंसान की पर्टिकुलर इंसान की खुद की डिमांड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सब लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। डैश मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड। अभी ये देखो आपका जो क्वेश्चन है, डैश मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड बाय अ सिंपल कंज्यूमर एट वेरियस प्राइसेस पर यूनिट ऑफ टाइम। अलग अलग प्राइसेस पे, हाँ अलग अलग प्राइसेस पे मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड बाय सिंगल कंज्यूमर, एक कंज्यूमर, एक से ज्यादा कंज्यूमर नहीं, सिंगल कंज्यूमर अगर क्वांटिटी डिमांड कर रहा है तो उसको इंडिविजुअल डिमांड बोलता है। और जब हम सारे इंडिविजुअल डिमांड को मिला देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड। याद आ रहा है क्या? हम पहले देख रहे थे सिर्फ एक दुकान, याद करो बच्चों, रेगुलर लेक्चर याद करो, हम देख रहे थे पहले एक दुकान में ब्रेड का डिमांड कितना है, फिर हमने क्या किया, गली में जितने भी दुकान थे, गली में आज कितने भी चांद नहीं निकला, गली में आज जितने भी दुकान थे सबका क्या किया, सबका ब्रेड का एक दिन का एडिशन ले लिया, सबके ब्रेड का एक दिन का एडिशन ले लिया, तो हमको क्या मिल जाता है? मार्केट डिमांड मिल जाता है। याद आ रहा है वो दिन, वो घड़ी, वो पल, वो क्षण जब हमने ये बातें की थी इकोनॉमिक्स की। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। Dash means the aggregates of the quantities demanded by all consumers in the market at different price per unit of time. Aggregate of the quantities demanded by all consumers यानी सारे consumers at मार्केट में एट डिफरेंट प्राइसेस पर यूनिट, तो सबके अलग अलग प्राइस, सारे दुकान की टोटल ले ली, उसको क्या बोलेंगे हम? मार्केट डिमांड। यार ये कोई डोंट टेल मी, ये एक्सप्लेन करने वाली बात भी नहीं होनी चाहिए। कम टू क्वेश्चन नंबर 9। ऑल बट वन आर द फैक्टर्स ऑफ विच अफेक्ट इंडिविजुअल डिमांड। आपको याद है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर्स ऑफ डिमांड हम लोगों ने किया था। ऑड वन आउट, बेसिकली आपको ढूंढना क्या, देखो ऑल बट वन, अगर ये वर्ड आ गया ना, मैं आपको बोल रही हूँ पहले आप लोगों के एंटीना खड़े रहने चाहिए, पहले आप लोगों के क्या होने चाहिए? एंटीना खड़े रहने चाहिए। क्यों खड़े रहने चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके आया है। हम एग्जाम में थोड़े से घाई में होते हैं और थोड़े से प्रेशर में रहते हैं, बराबर है क्या? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑल बट वन, ऑल बट वन यानी कि आप लिख के लेंगे, ऑल बट वन का मतलब होता है एक्सेप्शन। क्या मतलब होता है? एक्सेप्शन। बहुत बच्चे लोग, मतलब मेरे बच्चे जो है ना 80 ले आएंगे, 85 ले आएंगे और फिर ऐसा कोई मिस्टेक करेंगे, यार ये तो गलत है ना, इससे दर्द होता है यहाँ पे। ऑल बट वन का मतलब ही होता है एक्सेप्शन। So all but one are the factors which affect individual demand, यानी डिमांड के आपको क्या निकाल के देना है यहाँ पे? एक्सेप्शन निकाल के देना है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन, प्राइस है क्या? हाँ। इनकम है क्या? हाँ। टेस्ट है क्या? हाँ। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट, ना ना ना, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इंडिविजुअल डिमांड से आ ही नहीं सकता। आप बोलोगे हमने पॉपुलेशन में तो देखा था, जितने ज्यादा जनता उतना ज्यादा डिमांड। मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ बेटा? इंडिविजुअल डिमांड की बात करें। अगर मैं इंडिविजुअल डिमांड की बात करी तो नंबर ऑफ कंज्यूमर से क्या फर्क पड़ना है? मेरा पैसा, मतलब किसी और की दुकान हम जाके खरीद रहे हैं, हम हमारा देखेंगे ना, इधर उधर क्यों झांकना है, राइट? Come to question number 10. Dash is a tabular presentation showing different quantities demanded by the buyers at different level. Tabular, आपको याद है मैंने आपको बताया डिमांड का फंक्शन होता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अलग होता है, इक्वेशन से अलग होता है, टेबल से अलग होता है। तो जब वो टैब्यूलर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड का स्केड्यूल, राइट? याद आ रहा है आप लोगों को? टेबल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्केड्यूल। और क्वांटिटीज डिमांडेड है इसलिए डिमांड का स्केड्यूल। अगर सप्लाई का होता, क्वांटिटी सप्लाइड होता है तो सप्लाई का स्केड्यूल। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 11, अ डिमांड स्केड्यूल इज शोन एज, डिमांड स्केड्यूल आप कैसे दिखाते हो? A result of increase in the size of the family, a result of change in the taste and preference of the consumer, a function of price, all of the above। बेटा अब डिमांड स्केड्यूल की बात हो रही है, देखो डिमांड की बात चल रही है यहाँ पे, स्केड्यूल की बात चल रही है, तो ना हमको फैमिली से मतलब है ना टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से मतलब है, इसको बोला जाता है अ फंक्शन ऑफ प्राइस। क्या बोला जाता है इसको? अ फंक्शन ऑफ प्राइस। Question number 12, market demand is the sum of
काय का सम रहेगा, टोटल प्राइस का या टोटल क्वांटिटी का? ऑब्वियसली टोटल क्वांटिटी का ना, मार्केट से आप डिमांड निकाल रहे हो सबके, तो मार्केट डिमांड इज द सम ऑफ द टोटल ऑफ ऑल द क्वांटिटीज दैट प्रोड्यूसर्स कैन प्रोड्यूस। नहीं, प्रोड्यूसर्स कैन प्रोड्यूस तो नहीं, क्वांटिटी डिमांडेड है, कंज्यूमर पे डिपेंड करता है, तो कंज्यूमर को कितना चाहिए उस पे रहता है। नेक्स्ट, ऑल क्वांटिटीज एक्चुअली सोल्ड, सोल्ड से क्या संबंध? ऑल क्वांटिटीज डिमांडेड बाय इंडिविजुअल हाउस होल्ड एंड कंज्यूमर्स, पूरे इंडिविजुअल हाउस होल्ड और कंज्यूमर सबने कितना डिमांड किया है उसको हम बोलेंगे मार्केट डिमांड, ना कि कितना प्रोड्यूस किया या कितना सोल्ड किया है। क्वेश्चन नंबर 13, डिमांड ऑफ अ गुड ऑफ सेवरल कंज्यूमर्स व्हेन एडेड टुगेदर, सबका जब हम ऐड करते हैं तो क्या बोला जाता है? मार्केट। आप एक ही बात समझो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इस तरह से उस तरह से मार्केट डिमांड पे अभी के अभी हमने 4 से 5 क्वेश्चन किए हुए, करेक्ट। कम टू क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन अ गुड कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई 2 और मोर वांट्स, एक गुड को हम यूज कर रहे हैं काय के लिए? टू सैटिस्फाई 2 और मोर वांट्स इज सेड टू बी, इसका आंसर क्या आएगा बेटा? कॉम्पोजिट होगा, कॉम्पिटिटिव होगा, जॉइंट होगा या मार्केट होगा? कॉम्पोजिट का मतलब क्या होता है? देखो, व्हेन अ गुड इज यूज्ड टू सैटिस्फाई 2 और मोर डिमांड्स, एग्जांपल मिल्क, 2 या उससे ज्यादा डिमांड, आप उसे कॉफी भी पी सकते हो, आप उससे चाय भी पी सकते हो, आप उसका मिल्क शेक भी बना सकते हो, बहुत सारे यूजेस है उसके। व्हेन अ गुड, एक गुड यूज होता है 2 और मोर वांट्स के लिए, इट इज सेड टू हैव डिमांड। कौन सा डिमांड है वो? कॉम्पोजिट डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड, इसका मतलब क्या होता है? चाय या कॉफी, राइट। जॉइंट डिमांड मतलब 2 गुड्स मिला के, कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो कॉन्सेप्ट है, 2 गुड्स मिला के एक डिमांड फुलफिल होती है। मार्केट डिमांड बस हो गया, मार्केट में बहुत कर लिया, मार्केट इसका आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे सब लोग। इनडायरेक्ट डिमांड ऑफ अ गुड इज आल्सो नोन एज डैश डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड का मतलब होता है डिराइव्ड डिमांड। क्या मतलब होता है? डिराइव मतलब उसका जो डिमांड है वो खुद से पैदा नहीं हुआ, उसको लाया गया है पिक्चर में किसी और के लिए। मतलब पेट्रोल एग्जाम्पल के लिए, आप गाड़ी खरीद लोगे और फिर उसको धक्का देके जाओगे क्या? नहीं ना, हमको क्या लगेगा? उसके लिए पेट्रोल लगेगा, फिर ही कुछ काम हो सकता है उसका, राइट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपन, आगे 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 बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, Which of the following is determinant of individual? 15 अपन ने टिक कर लिया, ठीक है। Which of the following is determinant of individual demand? Individual demand का determinant निकालना है आपको। Cost of production नहीं, nature of commodity नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं सिखाया मैंने। Economic policies नहीं, टेस्ट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज है बेटा, इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिटर्मिनेंट? मैंने कैपिटल में नॉट डाला है, पेपर में नहीं आएगा ऐसे, मैंने आपको समझाने के लिए डाला है बेटा, आप ध्यान देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड? प्राइस ऑफ द कमोडिटी है क्या? हाँ। रिलेटेड है क्या? हाँ। इनकम है क्या? हाँ। यार इसमें तो सभी है, सभी है तो नन है ना आंसर में, नन ऑफ द अबव आंसर टिक करना, क्योंकि ए बी सी तीनों भी डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आऊंगे। हाउ आर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस रिलेटेड व्हेन एज अ रिजल्ट? आप याद करेंगे अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का संबंध। देखो मैं आपको एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद दिला दूं क्या? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद दिला दूं। अपन अपने मेन बुक पे आ जाएंगे। मेन बुक सब लोग आएंगे अपने मेन बुक पे। कहा गया हमारा टी कॉफी, चाय वाला बनाया था ना अपन ने। रिलेटेड कॉमोडिटीज, सब लोग आएंगे एक बार अपन अब रिलेटेड कॉमोडिटीज पे, ठीक है। 2 टाइप के कॉमोडिटीज है, एक था कॉम्प्लीमेंट्री गुड और एक था सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या था? दे गो हैंड इन हैंड, दोनों साथ में जाएंगे, दोनों भी चाहिए उसको, ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, याद आ रहा है ना? ऐसे ही याद दिलाना पड़ता है तुमको। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या है? ये नहीं तो वो सही, तुम नहीं होता तो कोई और होता, चाय नहीं है तो कॉफी है, ये उसका मतलब था, ठीक है। अभी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रिलेशन समझो, एक है पेट्रोल और दूसरा है कार। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है, तो पेट्रोल का खुद का डिमांड तो कम होएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके जाएंगे। खुद तो प्राइस बढ़ा रहा है तो खुद का तो डिमांड कम होने वाला है, साथों साथ कार का भी डिमांड कम होने वाला है। मतलब यहाँ पे कौन सा रिलेशन था? इनडायरेक्ट रिलेशन था, बराबर है। आगे मैं आपको दे रही हूँ कॉफी और टी का एग्जाम्पल। कॉफी में क्या होता है? कॉफी के अंदर अगर कॉफी का प्राइस बढ़ गया मतलब उसका खुद का डिमांड क्या होगा? कम। तो जो लोग अब कॉफी पे जाते थे उसमें से कुछ लोग कहाँ जाने लगेंगे? अब वो कुछ लोग उनको लेके चाय पे जाने लगेंगे।
तो प्राइस इसका बढ़ा तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये कौन सा रिलेशनशिप था, डायरेक्ट संबंध, करेक्ट। अब आएंगे आप क्वेश्चन पे और समझेंगे। How are apples and oranges related when as a result of rise in the price of apple, यानी एप्पल का प्राइस बढ़ गया क्या, हाँ, डिमांड फॉर ऑरेंजेस इंक्रीजेस, तो इसका भी डिमांड बढ़ गया है। दोनों तीर ऊपर 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 इन दी एयर जा रहे हैं, मतलब ये कौन सा रिलेशनशिप है, ये आपके सब्स्टिट्यूट्स का रिलेशनशिप है। आर वी क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन नाउ, याद दिलाना पड़ता है कॉन्सेप्ट। इफ टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, दोनों भी चाहिए, देन राइज इन द प्राइस ऑफ वन, एक अगर प्राइस राइज हो रहा है तो दूसरे का डिमांड क्या होने वाला है, फॉल होने वाला है। कहा गया हमारा क्वेश्चन, कम टू द क्वेश्चन, ठीक है। अभी इसका प्राइस बढ़ रहा है तो राइज इन द डिमांड फॉर अदर नहीं, फॉल इन द डिमांड फॉर अदर, करेक्ट है। ये आपका क्या होएगा यहाँ पे, फॉल इन द डिमांड फॉर द अदर गुड। देख लिया आपने, 19 समझ गया आप लोगों को। कम टू क्वेश्चन नंबर 20। If the demand for CNG increases, if the demand for CNG increases as the price of the petrol increases, एक का डिमांड बढ़ रहा है जब दूसरे का प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये कौन से टाइप के गुड्स हो जाएंगे आपके, ये आपके हो जाएंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स, पॉजिटिव रिलेशनशिप। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कंफर्ट लाइज बिटवीन, कंफर्ट किसके और किसके बीच में है। मैं आपको हमेशा बोल चुकी हूँ, नेसेसरीज वन एक्सट्रीम और लग्जरीज वन एक्सट्रीम, और इनके बीच में आता है बेचारा कंफर्ट, पिसे जाता है। नेसेसरी एक एक्सट्रीम एंड होता है, लग्जरीज एक एक्सट्रीम एंड होता है, और उन दोनों के बीच में कौन आता है, आपका कंफर्ट आता है। क्लियर। कम टू क्वेश्चन नंबर 22। सब लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे। Come to the next question, question number 22. When price of a commodity rises, अगर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली उसका डिमांड क्या होने वाला है, उसका डिमांड कम होने वाला है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन किसके वजह से होता है, प्राइस के वजह से होता है, राइट। अगर डिक्रीज बोलूँ तो प्राइस छोड़ के बाकी के फैक्टर्स की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप, पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड फॉर टू व्हीलर, सेम एग्जांपल मैंने अभी लिया था, कौन से गुड्स है ये, कॉम्प्लीमेंट्री। रिलेशनशिप कैसा होता है उसका, इनडायरेक्ट, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कार का डिमांड कम हो जाएगा। क्वेश्चन 24, एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, कंज्यूमर का क्या हो रहा है, इनकम बढ़ रहा है, हैज डैश इफेक्ट ऑन डिमांड इन जनरल, डिमांड इन जनरल पे कौन सा इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इफेक्ट। क्यों, इनकम बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। इन जनरल क्यों बोला है, क्योंकि इसके एक्सेप्शंस भी है ना, गिवन गुड्स है, नेसेसिटीज है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 25, द डिमांड फॉर स्कूटर एंड पेट्रोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश डिमांड, द डिमांड फॉर स्कूटर एंड पेट्रोल, स्कूटर एंड पेट्रोल कंपोजिट होता है क्या, जॉइंट होता है क्या, कॉम्पिटिटिव तो नहीं है, मार्केट तो नहीं है। अब कंफ्यूजन दो ही चीज़ों में है, जॉइंट है या कंपोजिट है, तो इसका आंसर आएगा जॉइंट डिमांड। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था, जॉइंट डिमांड मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। कंपोजिट का मतलब क्या होता है, मतलब उसके बहुत सारे यूजेस हैं, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, सब लोग आएंगे 26 पे। डैश गुड्स आर दोज गुड्स, बेटा बहुत क्वेश्चन है, अपने को फटाफट बकअप करना पड़ेगा। मेरे चैप्टर नंबर 2 में 500 प्लस एमसीक्यूज है आप लोगों के लिए, हमको बहुत लंबी जर्नी लड़नी है। तो आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे और बिना कोई टाइम पास के देखते जाएंगे। डिटर्मिनेशन लास्ट तक रखो, क्योंकि अपने को 500 प्लस एमसीक्यूज खत्म करने हैं चैप्टर 2 के, फिर चैप्टर 3, फिर चैप्टर 4, चैप्टर 5 और 1 आई अंडरस्टैंड छोटा है, 2, 3, 4 सब में 500-400 एमसीक्यू दिए हुए हैं मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 26 पे आएंगे अभी आप लोग। डैश गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन के लिए उसको यूज किया जाता है। ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल तो नहीं। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है कि वो लंबे समय तक टिकने वाला है। नॉन ड्यूरेबल मतलब पेरिशेबल होते हैं। कंज्यूमर गुड्स मतलब एक बार कंज्यूम करो और खत्म करो। कंज्यूम करना मतलब सिर्फ खाना ही नहीं होता है, वो एक बार यूज हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स, वो जो आगे कुछ बनाने में क्या करते हैं, आपकी मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आएंगे। डैश गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन, यानी एक बार कंज्यूम करो और उसको खत्म कर दो, मार दो। कौन से गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स, राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 28, ब्रेड, मिल्क, टीवी, रेडीमेड क्लोथ्स एटसेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ डैश गुड्स। कौन से गुड्स है, पेरिशेबल है क्या, प्रोड्यूसर है क्या, यार पेरिशेबल ब्रेड और मिल्क तो है, क्लोथ्स और टीवी तो नहीं है। अब आप तुम एक कपड़ा एक बार पहनते हो फिर आगे नहीं पहनते हो, उसको पेरिशेबल मत बोल देना, ऐसे तो अपने सारे कपड़े पेरिशेबल हो जाएंगे। नहीं,
टीवी और क्लोथ्स, ये सारी चीज़ें आपके पेरिशेबल तो नहीं है। प्रोड्यूसर गुड्स, ब्रेड से और कुछ प्रोड्यूस, हाँ उसमें कुछ आइटम बनाते हो वो अलग चीज़ है, प्रोड्यूसर गुड थोड़ी होता है वो। कंज्यूमर गुड्स सही लग रहा है, डज व्हाट, कंज्यूमर गुड्स। क्योंकि क्या होगा ना बेटा, आप जब इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना तो अपने को सब चाइनीज के भाई बहन हैं, सब सेम 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 दिखते हैं, हमको फिर बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ऐसे टाइम पे यूज द स्ट्रैटेजी ऑफ एलिमिनेशन। मैंने आपको रेगुलर लेक्चर्स में इस सब के बारे में बहुत डिटेल में बोला हुआ है। आपको क्या करना है, एलिमिनेशन वाली स्ट्रैटेजी यूज करनी है। व्हाट डू यू मीन बाय एलिमिनेशन? अब चारों सही लग रहे हैं ना, तो सबसे गलत कौन सा लग रहा है उसको हटाओ। आपको पेरिशेबल सही लग रहा था, पर पेरिशेबल सिर्फ ब्रेड और मिल्क के लिए सही था ना, रेडीमेड गारमेंट्स के लिए, क्लोथ्स के लिए, टीवी के लिए सही था क्या? नहीं। तो हमने क्या कर दिया, एक को स्क्रैप कर दिया। लाइकवाइज प्रोड्यूसर तो किसी के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि टीवी और क्लोथ से कुछ और प्रोड्यूस नहीं होता है, रेडीमेड गारमेंट से इससे कुछ और प्रोड्यूस नहीं होता है। कंज्यूमर गुड हमको सही लगता है क्योंकि ये सारे कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं फाइनल कंजम्पशन के लिए, करेक्ट? ओके। क्वेश्चन नंबर 29, द गुड्स विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड, ऐसे गुड्स जो आगे कंज्यूम नहीं हो सकते, मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार कंज्यूम नहीं हो सकते, लाइक मिल्क, इसको क्या बोलते हैं अपन, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। हाँ। प्रोड्यूसर गुड है क्या? नहीं यार, एक बार से ज्यादा कंज्यूम नहीं हो सकते, इससे क्या प्रोडक्शन करो, ये इंफीरियर गुड्स। नहीं। ड्यूरेबल है क्या? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये ड्यूरेबल थोड़ी होते हैं। एग्जाम्पल उन्होंने बोल दिया ना, मिल्क पेरिशेबल है, आप एक एक दो दो महीना, हाँ जो आप अगर कैन वाले मिल्क की बात करो तो उनकी भी एक्सपायरी होती है, तो वो कौन से, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स होते हैं। कम टू द लास्ट एज इन द थर्ड वाले फेज में 30th क्वेश्चन, डैश गुड्स मीट्स ओनली आर करंट डिमांड, ऐसे कौन से गुड्स है जो अपने सिर्फ करंट डिमांड्स मीट करते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स और इंफीरियर गुड्स। चार ऑप्शन है। डैश गुड्स मीट्स ओनली आर करंट डिमांड, करंट डिमांड मतलब अभी इमीडिएट डिमांड जो फुलफिल करता है, तो वो प्रोड्यूसर गुड नहीं हो सकता। ड्यूरेबल मतलब वो बाद में भी आपकी जो डिमांड्स है वो मीट करता रहेगा। एग्जाम्पल टीवी, आज बने देख लो, कल फिर मन हुआ देख लो। प्ले स्टेशन मतलब हम वीकली 2 से 3 से 4 बार तो खेलते ही है, और इतना पसंद है हम लोग को प्ले स्टेशन खेलना, पर वो ड्यूरेबल हो गया है ना, हम आज भी खेलते, कल भी खेलते, हम परसों भी खेलते, हम उसके बाद भी खेलते। करंट डिमांड नहीं हो, हमारी फ्यूचर डिमांड भी फुलफिल कर रहा है, राइट? तो अभी आपको समझ रहा है उनका डिफरेंस। अब आगे देखो, एक मिनट, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, यानी ऐसे गुड्स जो ड्यूरेबल नहीं है, इसी का मतलब क्या है, करंट डिमांड। अगर अब आपने ऑब्जर्व किया होगा तो जो कंज्यूमर गुड्स है, जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स है, उस पर कितने अलग अलग टाइप से मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं ताकि आपको समझे कि वो कैसे कैसे आता है। आगे बढ़े क्या हम, क्वेश्चन नंबर 31, द गुड्स विच कैन बी कंज्यूम्ड मोर देन वंस, अब ये एक से ज्यादा बार कंज्यूम कर सकते हैं। कंज्यूम करने का मतलब खाना ही नहीं होता है, हाँ, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन ड्यूरेबल नहीं। नॉन ड्यूरेबल मतलब आपके कंज्यूमर गुड्स होते हैं। प्रोड्यूसर गुड नहीं, कंज्यूम कर रहे हैं ना, उससे कुछ और नहीं बना रहे, कुछ और बनाए होते तो उसको हम प्रोड्यूसर गुड्स बोलते हैं। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड, ये आपका करेक्ट आंसर है। द गुड्स विच कैन बी कंज्यूम्ड मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, when demand of any good depends upon the demand of another good, यानी एक गुड का डिमांड किस पे डिपेंड करता है, दूसरे गुड पे डिपेंड करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड डिमांड। मैंने बोला ना, वो खुद नहीं लाया जाता, खुद नहीं आता है, उसको लाया जाता है किसी और की वजह से। वो पार्टी में जा रही है तो तुम भी पार्टी में जा रहे हो, समझ रहे हो, उसको बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। क्वेश्चन नंबर 33 पे आएंगे अभी आप लोग। The total demand for steel in the country denotes dash demand. Total demands for steel in the country, पूरे कंट्री की बात करें तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इंडस्ट्री डिमांड। क्या बोलेंगे इसको हम, इंडस्ट्री डिमांड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, इफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिमांड फॉर अदर गुड्स, यानी हमको फर्क ही नहीं पड़ता है वो कुछ भी डिमांड करे, हम हमारी मर्जी से खाएंगे, हमको फर्क ही नहीं पड़ता है वो दूसरा कुछ भी डिमांड करे। इफ द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिमांड फॉर अदर गुड्स, उसको क्या बोला जाता है, कंपनी नहीं, इंडस्ट्री नहीं, उसको बोला जाता है ऑटोनॉमस डिमांड। क्या बोला जाता है उसको, ऑटोनॉमस डिमांड। मतलब हमको दूसरी डिमांड से, एग्जाम्पल बाइक और पिज्जा, क्या संबंध है, बाइक हो या पिज्जा हो, या बाइक का डिमांड है तो पिज्जा का डिमांड है, कोई इनमें रिलेशनशिप है क्या, नहीं। जिनमें बेसिकली कोई रिलेशनशिप ही नहीं होता है वो ऑटोनॉमस डिमांड। अब समझा,
क्वेश्चन नंबर 35, इफ द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन हाउसिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा राइजेस, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ रहा है तो डिमांड फॉर डैश विल एज इट इज हैज, वेरी गुड क्वेश्चन, स्टार मार्क करेंगे। दो क्वेश्चन है इसके अंदर क्योंकि गेम होता है ऐसी जगह पे आप लोगों का, मेरे को पता है ना अच्छे से। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन हाउसिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा राइजेस, द डिमांड फॉर सीमेंट विल, बेटा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अगर बढ़ रहा है तो डिमांड उसका क्या होने वाला है, वो वाली चीज़ों का, हाउसिंग सेक्टर का, इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ने ही वाला है। तो बढ़ने वाले हमारे पास ए ऑप्शन है और सी ऑप्शन है, फॉल तो नहीं होगा, तो ये तो अपने को स्क्रैप करना है। एज इट हैज, कौन सा डिमांड है उनमें, आपस में रिलेशनशिप क्या है, ऑटोनॉमस है क्या, ये तो गलत बात कर दी इसने, ऐसा ही होने ही वाला था पर हमने पढ़ लिया ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मैंने मतलब बताया ना, उनमें कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, तो इसको क्या बोला जाता है, डिराइव डिमांड। बोला ना वो जा रहा है पार्टी में तो तुम भी जा रहे हो पार्टी में, डिराइव डिमांड। तू स्कूल जा रहा है तो मैं आऊँगा, तू क्लास जा रही है तो मैं आऊँगा, राइट। तू नहीं आ रही है तो यार मेरा मन नहीं लगता है, मैं नहीं आऊँगा, डिराइव डिमांड होता है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 36, डिमांड फॉर स्टील प्रोड्यूस्ड बाय टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इज एन एग्जांपल। एक कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, ध्यान दो, एक पर्टिकुलर कंपनी प्रोड्यूस कर रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कंपनी का डिमांड, इंडस्ट्री का डिमांड नहीं हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में इसी टाइप का जो क्वेश्चन था मैं आपको बता दी, वो पूरे कंट्री की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने उसको इंडस्ट्री डिमांड में बोल दिया था, पर यहाँ पे वो पर्टिकुलर कंपनी की बात कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने उसको कंपनी डिमांड बोला है। समझा दोनों में डिफरेंस? हाँ, रीडिंग सब आपके रीडिंग पे डिपेंड करता है। When demand of any good reacts immediately to the price changes, income changes, etc., it is said to have dash demand. कैसे रिएक्ट कर रहा है वो, यानी कि इनकम बढ़ा लगेज डिमांड बढ़ेगा, इनकम कम हुआ लगेज डिमांड कम होगा, प्राइस बढ़ेगा तो लगेज डिमांड, मतलब इट्स वेरी रिएक्टिव, तुरंत 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 रिएक्ट कर रहा है, ऐसे बहुत रुक नहीं रहा है, उसको एकदम, ऐसे कुछ लोग होते हैं ना एकदम से गुस्सा आ जाता है, कुछ भी बोल लो यहाँ के यहाँ चले जाता है उनका पारा, तो वो इमीडिएटली रिएक्ट कर रहे हैं, सोचते समझते ही नहीं है, तुरंत से रिएक्ट करते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे शॉर्ट रन, है ना, दिमाग नहीं लगा रहे हैं ना, इमीडिएटली रिएक्ट कर रहे, लॉन्ग रन नहीं, शॉर्ट रन, शॉर्ट स्पैन में टोटली रिएक्ट कर देते, उसको क्या बोलते हैं हम, शॉर्ट रन डिमांड। क्वेश्चन नंबर 38, रिलेटिव प्राइस इज, रिलेटिव प्राइस का मतलब क्या होता है, ये देखो यहाँ पे, प्राइस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, व्हाट यू गेट पेड फॉर बेबी सिटिंग ऑन योर कजिन, ठीक है, द रेशियो ऑफ वन प्राइस टू अनदर, एक प्राइस का दूसरे प्राइस से अगर अपन रेशियो बनाते, याद करो मेरा मैथमेटिक्स, मैंने रेशियो बताया हुआ है आपको, दो क्वांटिटीज को क्या करना है, इक्वेट करना है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेशियो। क्वेश्चन नंबर 39, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड और सर्विस इज द अमाउंट दैट डैश कंज्यूमर प्लान टू बाय ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस। सही लग रहा है, क्यों, क्योंकि पीरियड भी दिया हुआ है, एक पर्टिकुलर टाइम भी दिया है। फर्म्स आर विलिंग टू सेल, सेल तो संबंध ही नहीं आता। कंज्यूमर वुड लाइक टू बाय बट मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड, डिमांड में ही नहीं आता है ना यार, वो बस देख रहा है और उसको देख के ही अच्छा लग रहा है, देख के क्या उखाड़ लोगे, कुछ करना भी पड़ेगा। इज एक्चुअली बॉट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक्चुअली बॉट से अपने को संबंध नहीं होता है, मन में इच्छा, नियत, पैसा सब होना चाहिए, तो इसका आंसर करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, कोका कोला एंड थम्स अप आर सब्स्टिट्यूट्स। बात तो सही है पर एक्चुअली सब्स्टिट्यूट नहीं है, राइट, हमको एक ज्यादा प्रेफरेबल लगता है, बट कोका कोला एंड थम्स अप क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट्स। राइज इन द प्राइस ऑफ कोका कोला, कोका कोला का प्राइस बढ़ रहा है, विल डैश द डिमांड ऑफ थम्स अप। दोनों सब्स्टिट्यूट, एक ऐसा रिलेशनशिप होता है, सेम यानी डायरेक्ट होता है। प्राइस कोका कोला का बढ़ गया तो इसका डिमांड भी क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। ओके, तो अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ अच्छे से देखो, दो फिल इन द ब्लैंक है। विल डैश द डिमांड ऑफ थम्स अप, थम्स अप की डिमांड पे क्या होगा, ये लो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है। यूज करने के लिए सेम चीज दो बार डाली हुई है, थम्स अप का ही डिमांड बढ़ेगा और थम्स अप का ही डिमांड बढ़ेगा। Rise in the price of Coca-Cola will increase the demand of thumbs up and the quantity demanded of thumbs up will ultimately क्या होने वाला है, increase होने वाले, thumbs up का क्वांटिटी बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, if the price of orange juice falls, ऑरेंज जूस का प्राइस कम हो रहा है, then the demand for apple juice will, बेटा अगर सब्स्टिट्यूट होता है तो क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर आपको ये याद नहीं आता है तो मैंने आपको क्या बोला है, क्या करना चाहिए, रेगुलर लेक्चर्स याद करो, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। अगर आप लोगों ने ये पहली बार डायरेक्टली चैप्टर 2 के एमसीक्यू उठाए तो सब ओवरहेड जाएगा, ठीक है।
प्राइस ऑफ ऑरेंज जूस के प्राइस के साथ क्या हो रहा है यहाँ पे, कम हो रहा है। अगर ऑरेंज जूस का प्राइस कम होगा तो ऑब्वियसली बाय लॉ ऑफ डिमांड ऑरेंज जूस का खुद का डिमांड बढ़ जाएगा, उसका डिमांड बढ़ जाएगा तो जो ये एप्पल वाले लोग थे वो ऑरेंज के पास जाएंगे, तो एप्पल वाले के साथ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो 41 का आंसर आएगा बी, राइट, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 42, द डिमांड फॉर अ कंज्यूमर गुड्स इज अ डैश डिमांड। कंज्यूमर गुड्स के लिए डिमांड कैसे हो जाती है बेटा, डायरेक्ट डिमांड, दूसरों की वजह से नहीं आ रही है, तुमको चाहिए वो इसीलिए आ रही है, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट डिमांड। क्वेश्चन नंबर 43, इफ द प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स फॉल, इंफीरियर गुड्स का अगर प्राइस कम हो जाता है तो उसके लिए डिमांड क्या हो जाएगा, उसके लिए डिमांड भी फॉल हो जाएगा। कुछ कुछ केस में रिमेन्स कांस्टेंट भी रहता है, अगर इंफीरियर गुड्स का प्राइस कम हो जाता है तो उसका डिमांड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कुछ केस में कम हो जाएगा, कुछ केस में वो कांस्टेंट रहेगा, हम इसको फॉल चेक करेंगे। क्वेश्चन 44, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स डैश रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। कौन सी रिलेशनशिप है, डिमांड बढ़ेगा प्राइस कम होगा, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, ये कौन सा रिलेशनशिप होता है, कोई डांस स्टेप नहीं है, इट इज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। When total demand of for a commodity whose price has fallen increases, किसी का प्राइस कम हो गया है और उसका डिमांड बढ़ गया है, ये किसके वजह से होता है, इनकम इफेक्ट के वजह से होता है, सब्स्टिट्यूशन के वजह से होता है, कॉम्प्लीमेंट्री के वजह से होता है, या प्राइस इफेक्ट। बेटा खुद का प्राइस कम हो गया इसलिए खुद के प्राइस के वजह से खुद की डिमांड बढ़ गई ना, तो ये प्राइस इफेक्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट्री के वजह से अगर हमारी डिमांड बढ़ती तो वो कौन सा इफेक्ट होता है, आपका कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट की वजह से अगर हमारी डिमांड हिलती तो कौन सा इफेक्ट होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बट हमारा खुद का प्राइस कम हो गया इसलिए हमारा खुद का डिमांड बढ़ गया है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, प्राइस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, विद अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अगर कमोडिटी का प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो कंज्यूमर का रियल इनकम बढ़ेगा क्या, ऑब्वियसली। अगर उसका प्राइस कम होता है मतलब अब वो उतने ही पैसे में ज्यादा खरीद सकता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, रियल इनकम बढ़ जाता है उसका, ठीक है। मनी इनकम नहीं बढ़ता है, ज्यादा पैसे नहीं आ रहे। मैंने फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, पहले आपको 10 रुपए में 1 वड़ा पाव मिलता था, अब आपको 10 रुपए में 2 वड़ा पाव मिल रहे, तो आपकी क्या बढ़ गई, रियल इनकम बढ़ गई, मनी इनकम नहीं बढ़ी, इसलिए इसका आंसर होगा ए। 47, when we draw a market demand curve, जब हम मार्केट डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं, we do not consider the taste and preferences and all prices, देखते हैं आगे, assume that taste preferences and all other prices change in the same way the price changes, okay। आगे देखो, assume that the taste and preferences are irrelevant, assume that the taste, income and all other factors remains the same, ceteris paribus। याद आ रहा है क्या, बाकी सारी चीजों को हम क्या कर देते, फ्रीज कर देते, डू यू रिमेम्बर इट नाउ। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 48, all but one of the following are assumed to remain the same while drawing individuals demand curve for a commodity, which are all but one, मतलब क्या बोला है मैंने, क्या होता है ये, एक्सेप्शन होता है, क्या होता है ये, एक्सेप्शन। So all but one of the following are assumed to remain the same while drawing individuals demand curve for a commodity. Taste and preferences, देखो क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए, यहाँ पे क्या रहने चाहिए लोग, कांस्टेंट। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कांस्टेंट होता है क्या, इनकम होता है क्या, प्राइस ऑफ द कमोडिटी कांस्टेंट नहीं रहनी चाहिए, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी हिलेगी तो ये आपका लॉ ऑफ डिमांड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 49, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड्स टू, अगर खुद का प्राइस कम हो रहा है तो ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का केस होता है। अगर दूसरों के वजह से लाइक इनकम या रिलेटेड गुड्स, इनके वजह से आपका डिमांड चेंज होता है तो वो क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज। पर अगर खुद के प्राइस की वजह से चेंज होता है तो क्या बोलते हैं हम उसको, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के केस में क्या होने वाला है, राइज इन, देखो अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड्स टू शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, शिफ्ट नहीं होता है, शिफ्ट कौन से केस में होता है, इंक्रीज या डिक्रीज। राइज इन द कंज्यूमर्स रियल इनकम, कंज्यूमर का रियल इनकम बढ़ता है क्या, हाँ। फॉल इन द डिमांड, नन ऑफ द अबव, इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, क्योंकि प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड तो फॉल नहीं हो सकती है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 50, if a fall in price of Y results in the decrease in the sale of V, देखो Y का प्राइस कम हो गया, रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द सेल ऑफ V, तो V का डिमांड भी क्या हो गया, कम हो गया। तो ये कौन से गुड्स हुए, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हुए ना, सेम दिशा में जा रहे हैं, एरो सेम जगह जा रहे हैं उनके, तो कौन से गुड्स हुए, ये सब्स्टिट्यूट वाले गुड्स हुए, राइट, ओके।
क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉर पेन? पेन का कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या हो जाएगा? रिफिल्स, हाँ लगने वाला है। पेपर भी लगेगा, नोटबुक भी लगेगा, पर पेन और राइस का कोई रिलेशन है क्या? नहीं। तो इसमें से कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है? राइस इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू पेन। क्वेश्चन नंबर 52 पे आएंगे अभी आप लोग। क्वेश्चन नंबर 52, डैश गुड्स आर द गुड्स विच कैन बी यूज्ड विद इक्वल केस इन प्लेस ऑफ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के, ये नहीं तो वो सही, तुम नहीं होते तो कोई और होते। कौन से गुड्स है ये बेटा? सब्स्टिट्यूट गुड्स है ये। कौन से गुड्स है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट पे आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गुड्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट? टी एंड शुगर कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, टी एंड कॉफी, ओके ये मेरे को लग रहा है सब्स्टिट्यूट्स है। और देख लो ऑप्शन क्या क्या है। पेन एंड इंक कॉम्प्लीमेंट्री है, शर्ट एंड ट्राउजर कॉम्प्लीमेंट्री है ना, एक नहीं तो आप दूसरा चीज कर सकते हो क्या? सिर्फ शर्ट या सिर्फ ट्राउजर पहन के जा सकते हैं क्या हम? नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट गुड्स टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 54, एवरीवन ऑन क्वेश्चन नंबर 54, व्हेन द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड ऑफ एक्स फॉल्स, सब्स्टिट्यूट है, एक का प्राइस कम हो गया तो डिमांड भी उसका क्या होने वाला है? दूसरे वाले गुड्स का फॉल ही होने वाला है। सब्स्टिट्यूट्स में रिलेशनशिप कैसे होता है? पॉजिटिव होता है। तो 54 का आंसर आ गया है बी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 55, इफ द डिमांड राइजेस विद द राइज इन द कंज्यूमर्स रियल इनकम, मतलब अगर कंज्यूमर का रियल इनकम बढ़ गया और उसका डिमांड बढ़ गया, यानी कि 10 रुपए में, याद है क्या, एक वड़ा पाव, और 10 रुपए में कितने वड़ा पाव? 10 रुपए में 2 वड़ा पाव, 10 का 1, 10 का 2। तो ऐसे गुड्स कौन से गुड्स होते हैं बेटा? ऐसे गुड्स आपके होते हैं इंफीरियर गुड्स। कौन से गुड्स होते हैं? इंफीरियर गुड्स। कौन से गुड्स होते हैं ये? इंफीरियर गुड्स। क्वेश्चन नंबर 56, गिवन गुड्स आर, गिवन गुड्स आर, हाँ कई बार कई जगह इसका आंसर नॉर्मल गुड्स भी मेंशन किया हुआ है, राइट? क्वेश्चन नंबर 56 पे आओ फिर। गिवन गुड्स आर नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स का ये एक पार्ट होता है ना गिवन गुड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? अच्छा, अगर आप पूछोगे मेरे को कौन सा टिक करना चाहिए, तो मेरे को नॉर्मल गुड्स ज्यादा प्रेफरेबल लगता है, पर कई जगह मॉड्यूल में वगैरह इसका आंसर इंफीरियर गुड्स भी दिया हुआ है। 55th की बात कर रही हूँ मैं, दैट इज वाई। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 पे आएंगे आप लोग। As the consumer's income increases, the demand for necessaries of life will increase. Dash to the increase in income. कितना ज्यादा बढ़ेगा? देखो, तो as the consumer का income increases, कंज्यूमर का इनकम बढ़ रहा है क्या? हाँ बढ़ रहा है। तो डिमांड फॉर नेसेसरीज ऑफ लाइफ, एग्जाम्पल सॉल्ट, मैंने आपको बताया था, आपको याद है क्या? आपकी बहुत इनकम बढ़ गई और आप मम्मी को बोल रहे हो, यार मम्मी मेरा प्रमोशन हो गया, फिर भी तुम इतना सा नमक क्यों डाल रहे हो खाने में, थोड़ा ज्यादा नमक डालो। ऐसे चलेगा क्या? नहीं। इनकम आपका बढ़ रहा है, बराबर है, नेसेसरीज पे आप थोड़ा ज्यादा करोगे। जितना इनकम आपका बढ़ गया उतना ही खर्चा आप नेसेसरीज पे करोगे क्या? नहीं, थोड़ा खर्चा आप लग्जरीज पे जाने लगता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेस देन प्रोपोर्शनेट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? लेस देन प्रोपोर्शनेट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। As the consumer's income increases, the demand for comforts and luxuries will. कंज्यूमर का इनकम बढ़ रहा है तो कंफर्ट और लग्जरी का डिमांड अब क्या होगा? थोड़ा ज्यादा बढ़ने लगेगा। क्या होने लगेगा? ये थोड़ा सा ज्यादा, मोर देन प्रोपोर्शनेट। जैसे जैसे हमको नया जॉब लगता है, थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है, तो हम घर खरीदने का सोचते हैं, गाड़ी खरीदने का सोचते हैं। उतनी इनकम बढ़ गई क्या आप घर एक बारी में खरीद सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या होगा? आप धीरे धीरे उसको खरीदने का सोचोगे। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, ड्यूरिंग बूम पीरियड, यानी बहुत अच्छा पीरियड है, चैप्टर नंबर 5 में आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। बूम पीरियड मतलब बहुत अच्छा पीरियड होता है जहाँ पे आपका बिजनेस पीक पे होता है। द डिमांड फॉर गुड्स इन जनरल, गुड्स इन जनरल क्या रहता है? उधर राइज ही रहता है ना, क्योंकि पूरी इकोनॉमी अच्छी चल रही है, सबको जरूरत है, तो डिमांड कैसे रहती है इसकी? इंक्रीज्ड रहती है। Larger the size of population of a country, dash is the demand for goods and services in general. Larger the size of population, यहाँ पे क्या हो जाएगा? Demand will be higher. जितना ज़्यादा population उतना ज़्यादा demand, ये भी हम कर चुके हैं, right? Okay. Now come to the next question, question number 61. In case of the consumer expects a steep rise in price of potatoes. In case the consumer expects a steep rise मतलब क्या होता है?
बहुत ऊंचा प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑफ पोटैटोज इन फ्यूचर, तो फ्यूचर में उसको लग रहा है कि इसका बहुत प्राइस बढ़ने वाला है, तो उसका करंट डिमांड क्या होगा, उसका करंट डिमांड बढ़ जाएगा। आपको पता है कि ये पर्टिकुलर कमोडिटी जो बीच में हुआ था अनियंस के साथ, बराबर है क्या, अनियन का डिमांड, अनियन का प्राइस बढ़ रहा था, तो लोगों ने क्या किया, स्टॉक होल्डिंग, मतलब बहुत सारा स्टॉक कलेक्ट करना चालू कर दिया, राइट, क्योंकि हमको पता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस और बढ़ने वाला है, तो हम क्या करेंगे, इसको आज ही खरीद के रखेंगे। यही एग्जाम्पल हम ले चुके बेटा, ऐसा कोई एमसीक्यू आपको अभी तक नहीं मिला है जो मेरी आपकी थ्योरी बुक में कवर्ड नहीं है। कहा गई मेरी थ्योरी बुक की, देखो हमारी ये जो इतनी प्यारी प्यारी मेहनत से बनाई हुई मेरी कलरफुल थ्योरी बुक है, इसके अंदर हमने हर चीज अभी तक के जो देखी है वो कवर की हुई है, राइट। ओके, आ जाओ इधर। क्वेश्चन नंबर 62, ऑल बट वन मतलब क्या होता है, एक्सेप्शन। All but one of the following of the goods demand is not affected by change in weather condition, यानी वेदर कंडीशन चेंज होने से उसके डिमांड में फर्क नहीं पड़ेगा, सब पे पड़ेगा पर एक पे नहीं पड़ेगा। आइसक्रीम, वुलन क्लोथ्स, कोल्ड ड्रिंक्स और व्हीट, मतलब क्वेश्चन नहीं भी समझो तो भी इसका आंसर समझ आ जाएगा। आइसक्रीम सीजनल है ना, मतलब ठीक है, मेरे जैसे लोग हर टाइम आइसक्रीम खाते हैं, मतलब सर्दी हुई हो तो भी आइसक्रीम खाते हैं। वुलन क्लोथ्स यार सच में ठंडी में ही पहन सकते, गर्मी में नहीं पहन सकते। कोल्ड ड्रिंक्स ठीक है, आप और मैं कभी भी पी लेते हैं, बट ये समर्स में ज्यादा चलती है। पर वीट का ऐसे कुछ है क्या, नहीं, वीट का ऐसे कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, इफ द गवर्नमेंट इंक्रीजेज द रेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, उसका डिमांड क्या होने लगेगा बेटा, उसका डिमांड होने लगेगा फॉल। क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ गया है, प्राइस बढ़ गया है तो डिमांड क्या होगा, फॉल होगा। क्वेश्चन नंबर 64, इफ द गवर्नमेंट reduces द टैक्स ऑन एनी ऑफ द प्रोडक्ट द डिमांड फॉर द कमोडिटी, उसका उल्टा है, क्या होने लगेगा, यहाँ पे राइज होने लगेगा। क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेली प्राइस कम कर दिया, प्राइस कम डिमांड ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 65, इफ द डिमांड फॉर पेट्रोल रिमेन्स अनचेंज्ड, इफ द डिमांड फॉर पेट्रोल कैसा रहता है, अनचेंज होता है, विथ राइज इन इट्स प्राइस, इट मीन्स पेट्रोल इज, इसका मतलब पेट्रोल क्या है आपका, पेट्रोल इज अ नेसेसिटी। पेट्रोल असली में नेसेसिटी है या नहीं है उस पर बात ही नहीं चल रही। इफ बोला है ना, तो आप क्वेश्चन को क्वेश्चन मत करना यार, कुछ भी पूछता है, ये पेट्रोल थोड़ी नेसेसिटी है, हम तो बाइक से नहीं जाते, हम तो साइकिल से जाते हैं, सब मान्य है, पर क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ICAI है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है हम उतना ही आंसर करेंगे। If the demand for petrol remains unchanged, यानी डिमांड का पेट्रोल का डिमांड कैसा है, अनचेंज्ड है, विथ राइज इन इट्स प्राइस, प्राइस बढ़ रहा है, इट मीन्स पेट्रोल, देखो प्राइस बढ़ा, फिर भी आप पेट्रोल जितना खरीदते थे उतना खरीदे, इसका मतलब क्या है, मजबूरी है, मजबूरी का नाम ही नेसेसिटी है, करेक्ट। Come to question number 66, if quantity demanded of good X is plotted against the price of its substitute T, तो डिमांड कर्व कैसा होगा, मैं आपको कितने बार बता चुकी। फॉर एग्जाम्पल कॉफी का प्राइस इतना है तो उसका डिमांड इतना है, लर्न करने की जरूरत ही नहीं, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ ग्राफ हम मोमेंट पे प्लॉट कर सकते हैं, क्वेश्चन आने के बाद इसको लर्न मत करना। अगर इसका कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो टी का डिमांड बढ़ जाएगा, कॉफी का प्राइस कम हो गया तो टी का डिमांड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये कैसा स्लोप है, ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 67, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर। बैकवर्ड बेंडिंग कर्व देख के समझना मांगता है, जिस तरह से जा रहा है इठला के गलत जा रहा है ना, ऐसा कर्व थोड़ी जाता है, ये एक्सेप्शन है, आप लोगों को याद है। इन द अबव फिगर RS, ये वाला RS पार्ट ऑफ द डिमांड कर्व रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपका जो RS वाला पार्ट है वो सुपीरियर गुड्स है, इंफीरियर गुड्स है, नॉर्मल गुड्स है या गिवन गुड्स है। एक बात समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या हो रहा है, देखो ये प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी डिमांड कम, ये प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी डिमांडेड, तो ये कौन से गुड्स है, ये हो गए आपके इंफीरियर गुड्स। कौन से गुड्स हो गए बेटा, ये इंफीरियर गुड्स। क्वेश्चन नंबर 68 पे आएंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 68 पे आएंगे। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स द इनकम इफेक्ट इज, अगर नॉर्मल गुड्स होते हैं तो उसका इनकम इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, इनकम कम होगा तो डिमांड भी कम होगा, क्योंकि नॉर्मल गुड्स है, नेसेसिटी थोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 69, income effect on demand of a good is, income effect on a demand of a good is positive for normal goods, always positive, negative for normal goods, ये always negative। देखो इनकम इफेक्ट ऑन अ डिमांड ऑफ अ गुड, मेरे को इसका सही आंसर लगता है पॉजिटिव फॉर नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स के लिए क्या होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं।
अगर इंफीरियर गुड्स वगैरह आ गए तो वो पॉजिटिव नहीं रहते और कई बार वो निगेटिव भी होते हैं, तो पॉजिटिव फॉर नॉर्मल गुड्स ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। कई जगह कई बार इसका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव लग रहा है, पर इनकम इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, द लॉ ऑफ डिमांड इज एक्सप्लेन्ड बाय कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, बोथ या नन। लॉ ऑफ डिमांड में दोनों लगते हैं, कार्डिनल एज वेल एज ऑर्डिनल। कार्डिनल जो काउंट कर सकते हैं, ऑर्डिनल जो रैंकिंग दे सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें डीएमयू भी लगता है, डीएमयू याद है आपको, ऑर्डिनल अप्रोच में जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, एवरीवन ऑन क्वेश्चन नंबर 71, द लॉ ऑफ डिमांड रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। कहाँ पे, इसमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड में दो ही लोग हैं उनके रिलेशनशिप में, एक है प्राइस एक है डिमांड, और किसी को इसके अंदर परमिशन है क्या? नहीं। क्वेश्चन नंबर 72, द टर्म ceteris paribus इन द लॉ ऑफ डिमांड मीन्स, इसका मतलब क्या है होता है? ऑल फैक्टर्स एक्सेप्ट वन रिमेन्स कांस्टेंट। ऑल फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट नहीं, जैसे कि प्राइस, लॉ ऑफ डिमांड के इसमें एक्सेप्ट प्राइस, बाकी के सारी चीजें क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरिएबल एंड इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। कौन सी चीज इसमें से वेरिएबल है? कंज्यूमर का इनकम, कंज्यूमर का टेस्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी या प्राइस ऑफ द गुड। कौन सी चीज वेरिएबल होती है बेटा? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, राइट है क्या? नहीं। जब आप लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं, बहुत बच्चे लोग यहाँ गलती करते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ गुड्स की बात करते हैं। द फ्रेज अदर थिंग्स बीन इक्वल इन द लॉ ऑफ डिमांड मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? अदर थिंग्स बीन इक्वल का मतलब क्या होता है? इनकम ऑफ कंज्यूमर अनचेंज्ड है, रिलेटेड गुड्स अनचेंज्ड है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस अनचेंज्ड है, मतलब सारी की सारी चीजें क्या होती है? फ्रीज्ड होती है, ऑल ऑफ द अबव अनचेंज्ड है, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, द टोटल इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑफ अ गुड। प्राइस ऑफ अ गुड पे किस किस का इफेक्ट होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है और इनकम इफेक्ट होता है। किस किस का इफेक्ट होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट, राइट। So these were your 75 MCQ. If you want me to put more and more MCQs, आप लोग वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, थैंक यू बोलो, समझ आ रहा है तो, राइट। I'll keep on posting more as and when possible. Stay tuned to the channel and keep studying. Economics is a very important subject. या तो आपको पास कराएगा, as I always say, या तो आपको फेल कराएगा, राइट। चलो बाय बाय, लव यू ऑल।